नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बात होगी। बजट सत्र को लेकर तैयारियों का दौर लगातार जारी है। सरकार और विपक्ष सत्र को लेकर तैयारी में जुटे हैं। सीएम अलग अलग सेक्टर के लोगों से बात कर रहे हैं, बजट को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। तो विपक्ष की बात करें, विपक्ष अपने मुद्दों के साथ सरकार की घेराबंदी की तैयारी में है। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी ने कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है। इस बार सत्र में किन मुद्दों की गूंज होगी, विपक्ष के पिटारे में कौन कौन से मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर कितने सार्थक चर्चा होगी, चर्चा हम करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा में 20 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और सत्र से पहले सत्र की तैयारी शिखर पर है। सीएम मनोहर लाल चूंकि वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करने वाले हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से रायशुमारी भी कर रहे हैं। इसी कवायद में चंडीगढ़ में सीएम ने हरियाणा निवास में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ प्री बजट बैठक की सुझाव लिए। प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स कर रहे हैं। आज बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट था, जिसमें फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट्स करने वाली जो यूनिट्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, स्किलिंग के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। तो बहुत अच्छे प्रकार के जो सुझाव आ रहे हैं उनको सबको हम एक प्रकार से समाहित करने की कोशिश करेंगे। ये आपने ठीक कहा कि अब समय बहुत कम बचा है और अब कल से ही जो बजट की मोटा मोटा खाका है वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग तैयार करना शुरू कर देंगे। अब बहुत कोई आवश्यक सुझाव आएगा तो उसको हम जोड़ेंगे, अन्यथा बहुत से सुझाव आ गए हैं, विधायकों के भी आए हैं, सांसदों के आए हैं और बजट पेश करने के बाद भी जो कमेटीज़ का एक जो हमने बनाया है, सिलेक्ट कमेटीज़ का एक फॉर्म किया है, उसमें भी वो कमेटीज़ अपने हिसाब से बैठेंगी। कुछ उनका एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर अगर रह करके सुझाव देंगे तो फाइनल जब बजट के ऊपर बहस होगी उसमें चर्चा करेंगे। एक अच्छा बजट हम लेकर के आए हैं। कल ही हमने एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस ये बनाया है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से भी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये पहले से काम कर रही है। हरियाणा फॉरेन प्लेसमेंट सेल ये वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करने का भी हमारा एक जो काम चल रहा है, तो उस नाते से मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर हम अपना योगदान कर पाएंगे। एक तरफ सीएम बेहतरीन बजट बनाने की कोशिश में है तो विपक्ष का प्रयास है प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में घेरा जाए। ऐसे में मंगलवार को मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाकर बजट सत्र के लिए कई मुद्दों की फहरिस्त तैयार कर ली है। हालांकि तबियत बिगड़ने के चलते नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता की बजाय सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद आफ्ताब अहमद ने बताया कि कांग्रेस के पास हरियाणा की जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना ही होगा। पंचायत की सरपंचों में जो ई टेंडरिंग और के खिलाफ जो पूरे हरियाणा में सरपंच धरना दे रहे हैं, उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है उसको बना के उसको पेश करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से हरियाणा में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इस समय जो है हरियाणा अपनी कानून व्यवस्था की वजह से होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट, उसमें 72 जिनमें कानून व्यवस्था है उसमें हरियाणा शामिल हो गया है। तो उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हरियाणा जो खेलों में कभी जाना जाता था और खेलों में भी अभी हाल ही में खेलो इंडिया जो कार्यक्रम हुआ है मध्य प्रदेश, उसमें भी हरियाणा अपनी स्थान जो हमेशा पहले होता था उस पर दूसरे स्थान पे पहुंच गया। तो खेलों में जिस तरीके से उनके कोचिज के साथ, प्लेयरों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके लिए भी अल्प अवधि चर्चा के लिए हम जो है प्रस्ताव अपना दे रहे हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। फिर अवकाश रहेगा और बजट पर विधायकों की कमेटियां मंथन कर सीएम को रिपोर्ट देगी और दूसरे चरण में बजट पर चर्चा की जाएगी। लिहाजा एक तरफ अमृतकाल में राज्य के पहले बजट पर प्रदेश की निगाहें रहेंगी, तो दूसरी ओर विपक्षी विधायकों के मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। ऐसे में देखना यह है कि बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम, किसान और ई टेंडरिंग से लेकर ओपीएस जैसे विपक्ष के मुद्दों का सदन में क्या जवाब आता है और आमजन से जुड़े कितने मुद्दों पर चर्चा हो पाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
चलिए आज के मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करें। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेजेपी मनदीप बिश्नोई जी, इनेलो प्रवक्ता रजत मंदेचा जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादू जी हमारे साथ चर्चा में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नेहरा साहब आपसे करेंगे, क्योंकि आज सीएम बैठक करते हैं बजट को लेकर। उससे पहले कल की बात करें, मंगलवार की कांग्रेस ने बैठक की है। कांग्रेस का कहना है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे। देखिए ज्योति जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के स्वयं वित्त मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी और अब की बार भी समाज के हर वर्ग से, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, युवा है, महिला है, और मंत्री से, विधायक से, सांसदों से और यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं से भी आगामी बजट को लेकर चर्चाएं की हैं, उनकी राय ली है, उनकी सलाह ली और सुझाव लिया है। और आने वाली 20 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू होगा, 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के हित में और विकास के लिए जो बजट पेश करेंगे, मुझे लगता है वो समाज के हर वर्ग के हित में बजट पेश करेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार ने ज्योति जी बजट पेश किया है, जो समाज के हित में है, गरीब और किसान के हित में है, जो 2014 के अंदर केंद्र सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, उस समय 16 लाख करोड़ रुपए का बजट जो देश में पेश किया था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से इस बार बढ़ा के उसको लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का किया है, और 2014 के अंदर 5 लाख रुपए की इनकम वाले व्यक्ति को भी 30,000 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता था। अब हमारी केंद्र सरकार ने 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति को भी कोई इनकम टैक्स नहीं देगा, इस तरह का प्रावधान किया है। जिस तरह से केंद्र ने मेडिकल कॉलेज के साथ में नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान किया है, हरियाणा सरकार ने भी ये निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हरियाणा के जो 6 मेडिकल कॉलेज है उनके साथ में नर्सिंग कॉलेज हम लोग खोलने का प्रावधान करेंगे, और हर जिले के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हम लोग खोले, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर छायसा गांव के अंदर यहाँ अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज हम लोग खोल चुके हैं, ईएसआई मेडिकल कॉलेज हमने खोला है एनआईटी के अंदर, और नल्लड़ मेडिकल कॉलेज हमने जो नूह मेवात के अंदर खोलने का काम किया। इसी तर्ज पर हरियाणा के 22 के 22 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कुछ जिलों में खुल चुका है, कहीं काम चल रहा है और कहीं काम चलने की योजना हमने धरातल पे उतार दी है। तो चर्चा में आगे जाते हुए इसे लेकर तो विपक्ष कहता है कि इसमें तो नया क्या है, करीब 8-9 सालों से आप लोग बात कर रहे हैं, 2014-15 से कि हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हालांकि कह दिया जाता है कहीं तैयार हैं, कहीं पाइपलाइन में हैं, जो कि आपने भी जिक्र किया। बजरंग दास जी, एक तरफ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर बजट को लेकर सरकार भी तैयारी कर रही है। कल से बजट का खाका तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सीएम की ओर से कह दिया गया कि हाँ कुछ अच्छे सुझाव अगर उसके बाद भी मिलते हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। अमृतकाल का पहला बजट रहेगा राज्य का, क्या कुछ उम्मीद की जाए? देखिए, 8.5 साल तक इस सरकार के अंदर प्रदेश की जनता को नुकसान ही उठाना पड़ा है। किसी प्रकार की राहत व्यापारी को, उद्योगपति को, किसान को, मजदूर को, आम जनता को नहीं मिली। हाँ, ये चुनावी बजट मैं समझता हूं, इस समय 1.5 साल रह गया चुनाव का, और जिस प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर सरकार का विरोध हो रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं, सरपंच विरोध कर रहे हैं, आंगनबाड़ी महिला विरोध कर रही है, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं जो प्रदेश की जनता भी इस बजट में काफी उम्मीद लगाई बैठी है कि ये बजट जनता को राहत देने वाला होना चाहिए। जिसके अंदर खास बात है, आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नंबर 1 पे, लाइन ऑर्डर की स्थिति आपके सामने है। केंद्र सरकार के आंकड़े के हिसाब से मतलब पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्थान के ऊपर क्राइम के अंदर हरियाणा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार जो है बेरोजगारी को कम करने के लिए व्यापार व उद्योग उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आए, जिसके अंदर क्या है, ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग लगते थे, जो बंद हो चुके हैं सरकार की गलत नीतियों से 80-85%, उसको पुनः चालू कराने के लिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले SGST जो हरियाणा का टैक्स होता है, GST होता है पूरा देश का टैक्स, उसका आधा हिस्सा
SGST जो 50% मिलता है वो हरियाणा को मिलता है। SGST माफ किया जाए, उद्योगपति जो अपना उद्योग लगाए उसको सस्ती जमीन देने का काम करे, और बिजली के बिलों में उद्योगों को सब्सिडी दी जाए। सबसे मोटी बात क्या है, ये सरकार कहती है, ठीक है 30 विधायक तो आप लोगों के हैं और विधायकों से भी सुझाव मांगे गए थे। पैनल पर आप जो सुझाव दे रहे हैं कि आपके विधायकों की ओर से सुझाव दिए गए हैं सीएम को? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, सुझाव दिए नहीं गए, सुझाव दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। उन्होंने मेरे से भी पूछा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरे से सुझाव मांगा था, कहा था भी क्या क्या चीजें होनी चाहिए व्यापारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उन्होंने जिक्र किया था। मैंने बताया भी ये मामला है, सबसे मोटी बात है बेरोजगार रोजगार कौन देता है? उद्योग के माध्यम से मिलेगा, व्यापार के माध्यम से मिलेगा। व्यापार में उद्योग आप बढ़ाओगे जब तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर गांव में नए उद्योग लगेंगे तो उसको समझिए आप, गांव के अंदर हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, युवा है, उनको गांवों में रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी और लोगों को अच्छा सुविधा मिलेगी। इसके लिए जरूरी, मैंने आपको बीच में आपने बात काट दी हल्की सी, ये SGST जो बोलते हैं हम, हरियाणा का टैक्स है वो। GST मान लो 28% GST है, उसका 50% हिस्सा 14% हरियाणा को मिलता। हरियाणा को उसको माफ करना चाहिए ताकि हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सके, उद्योग बढ़ सके, उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके। मैं यही बताना चाहता हूं, मेरे साथी बैठे हैं, JJP की भी बैठे हैं, अनेलो को भी बैठे हैं, BJP के बैठे हैं। इन्होंने घोषणा की सरकार ने, हम उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 75 आदमी को भी आपने रोजगार दिया है तो आप गिना दो भाई, हमने इस उद्योग के माध्यम से इनको रोजगार दिए। रोजगार तो जब मिलेगा ना। आपका समय कंप्लीट हुआ। अभी कल भी हम इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, क्योंकि कल भी आप इस बात को घुमा फिरा कर मनदीप जी के सामने बोल रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है मनदीप जी। कल जवाब दे चुके हैं इसी बात का मनदीप बिश्नोई जी। बिल्कुल आया था, ठीक है, कई मुद्दे हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा मुद्दा वो के जो सड़कों पर भी लगातार सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, ई टेंडरिंग का मुद्दा विपक्ष साफ तौर पर कह चुका है, जिसमें आप मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें या फिर इनेलो की बात करें, ई टेंडरिंग का मुद्दा उठाया जाएगा इस बार, और पिछले सेशन में भी ये मुद्दा उठा के। देखिए, मैंने कल सुनी थी विधानसभा में जो उपनेता है कांग्रेस के आफ्ताब अहमद जी, उन्होंने विधायक दल की बैठक ली थी और उसके अंदर कांग्रेस विधायक दल की तरफ से जो जो मुद्दे अभी हमने सुने, उनके अंदर से ये बजट सत्र है। बजट सत्र के अंदर प्रदेश के आने वाले पूरे साल के अंदर सरकार क्या क्या प्रावधान लेकर के आ रही है, क्या लेके आने चाहिए, उन बारे में सुझाव के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से सरकार की तरफ से उद्योगपतियों के पास और भी समाज के जो वर्ग हैं उनके पास जाकर के और उनसे सुझाव ले रही है, विपक्ष का भी दायित्व है कि वो उन लोगों के बीच में जाकर के, उनके जो सेल है उनके बीच में जाकर के उनसे विचार विमर्श करके और जो विचार उनसे आए वो सुझाव सरकार को देने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कल इनकी बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद जिस प्रकार से अभी हम आफ्ताब अहमद जी को सुन रहे थे, उसमें बजट से रिलेटेड कोई भी सुझाव हमें सुनाई नहीं दिया। केवल उनका एक ही बात आई कि हम सरकार को घेरेंगे, इन मुद्दों पर घेरेंगे, जिसमें ई टेंडरिंग भी शामिल है, जिसका भी आपने जिक्र किया। ई टेंडरिंग ठीक है, हमारी तरफ से भी सरकार ये है कि 2 लाख तक के जो काम है वो सरपंच कराएं और 2 लाख से ज्यादा के ई टेंडर के माध्यम से। सरकार ने एक बहुत बढ़िया चीज जो पॉलिसी इस बार बनाई कि स्वायत्तता जो पंचायत को देने की बात कही है, वो बहुत बढ़िया बात कही है कि पंचायत अपने लेवल के ऊपर एक प्रस्ताव पास करके बताए कि मेरे गांव के अंदर, मेरी पंचायत के अंदर ये विकास कार्य होने चाहिए, वो सरकार को भेजे। सरकार उसकी अगर 2 लाख से ज्यादा की है तो उसकी टेंडरिंग करा देगी। सरपंच का जो इस बारे में खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि उसका जो जो बोझ है वो कम कर दिया ई टेंडरिंग के माध्यम से, वो विभाग अपने लेवल पे करेगा। लेकिन फिर भी जोगीराम सिहाग ने भी पिछली बार इसी से जुड़ा प्रश्न पूछा था और इस बार भी संभव है कि आपकी पार्टी के विधायक भी इस मुद्दे को उठाएं। जी जरूर पूछा जाएगा और सरकार की तरफ से संबंधित जो मंत्री हैं वो उसका जवाब भी सही तरीके से देंगे सरकार के पटल के ऊपर।
विधानसभा के पटल पर पहले भी जवाब दिया गया था, आगे भी दिया गया था, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी बार बार ये कह रहे हैं कि इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ई टेंडरिंग बुराई नहीं है। ई टेंडरिंग अगर बुराई होती तो अब तक तो बहुत कुछ हो जाता। ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पे लगाम लगती है, सारा का सारा ऑन डाटाबेस तो आप लोगों पोर्टल का के ऊपर सारी चीजें आ जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाती है, किसको ठेका दिया। हरियाणा की जनता भी नहीं समझ पाती होगी। आप लोग पैनल पर कुछ बोलते हैं, आपके नेता कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ कहते हैं, जनता पूरी तरह से समझ रही है, समर्थन कर चुके हैं, पूरी तरह से समझ रही है। दिग्विजय चौटाला से भ्रष्टाचार पे लगाम लगती है, दिग्विजय चौटाला समर्थन कर चुके हैं, भ्रष्टाचार पे लगाम लगती है। दिग्विजय ये कह चुके हैं कि हाँ विधानसभा में इनकी आवाज देखिए, सरपंचों का विरोध कोई नहीं करता, ज्योति, सरपंचों का विरोध कोई नहीं करता, न हम कर रहे हैं ना कोई और कर रहा। वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, और वो सम्मान हो रहा है। नहीं, आप सुन तो लीजिए, बात विरोध करने की नहीं है। जब मांग पत्र सौंपने आते हैं तब आपके नेता ये नहीं कहते कि इससे करप्शन खत्म होगा, तब कहते हैं कि हम सरपंचों के साथ हैं। तो राजनीतिक बयानबाजी कुछ है, आपकी पार्टी का स्टैंड कुछ है। देखिए, करप्शन खत्म होगा निश्चित तौर पर, हरियाणा की जनता निश्चित तौर पर खत्म होगा। और नेताओं को जब कहा जाती है तो उनको तो यही बात कहा जाएगा कि आपकी बात आगे पहुंचाएंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, सरकार भी उस पर विचार विमर्श करेगी। तो ये सरकार सरपंचों के खिलाफ नहीं है, सरकार सरपंचों के साथ है। अच्छा, सरकार सरपंचों के साथ है, और निश्चित तौर पर ये बात मान करके चलिए ज्योति कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है और लगेगी, और निश्चित तौर पर जिसके समझ में आ जाएगी वो इस चीज को एक्सेप्ट भी करेगा। और जहां तक बात 2 लाख की टेंडरिंग की बात है, सरपंचों की जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर सरकार विचार करेगी, सकारात्मक तरीके से विचार करेगी, और एक अच्छा फैसला सामने आएगा। अब है तो ये भी कह चुके हैं कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे, इस बार भी इस मुद्दे को उठाएंगे। और जो विधायक सरपंचों को ये कहते हैं कि हम साथ हैं, फिर किसी भी पार्टी के हो, उनका नाम भी बाकायदा लिया जाएगा अभय चौटाला की ओर से कि आप सदन से बाहर कुछ बोलते हैं और सदन में आवाज नहीं उठाते। ज्योति जी, बहुत गंभीर मुद्दा है जो इन्होंने बात करी है अभी कि भ्रष्टाचार पे लगाम। बार बार इन्होंने 2-3 दफा ये दोहराया है। हमारी या सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये कहते हैं कि इससे पहले जो सरपंच थे या अब जो सरपंच है वो भ्रष्टाचार करेंगे ही करेंगे? तो भ्रष्टाचार तो 2 लाख का भी भ्रष्टाचार है। हमारे समय में करोड़ों रुपए की ग्रांट दी जाती थी, सरपंचों द्वारा ही खर्च होते थे, और क्या बढ़िया पक्की गलियां, सारा कुछ पक्की सड़कें, और मतलब गांव का विकास जैसा इनेलो की राज में हुआ वैसा तो कभी भी नहीं। अच्छा, तो ये बोल देना यहाँ पे कि सरपंच जो है वो भ्रष्टाचार करेंगे, मेरे को इस बात पे कड़ी आपत्ति और लगाम लगेगा। तो आपको क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं? हमने ये नहीं कहा कि सरपंच भ्रष्टाचार करेंगे, हमने ये नहीं कहा सरपंच भ्रष्टाचार करेंगे या भ्रष्टाचारी है। सरपंचों का सरकार सम्मान करती है, चुने हुए प्रतिनिधि है, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनके सहयोग के लिए एक पारदर्शिता के लिए ई टेंडरिंग अपने समय में बुराई नहीं है। समय में बोले नहीं, आप अगर गलत इंटरप्रेट करेंगे तो बताया जाएगा। मनदीप जी सुनिए आप अभी। रजत भाई जो भी है वो हाँ इंटरप्रेट ठीक दिक्कत होगी आगे डिबेट में। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अपने समय में बोलिए, जो कुछ भी बोलना आपका जो मन करे आप अपने समय में बोलिए। नहीं, आप अपने शब्दों को ठीक करिए। ये वार्निंग के शब्द जो इनेलो की जो आप ये वार्निंग जो शब्द यूज कर रहे हैं, इनेलो का पर्याय बना चुके हो इस बात पर। इस बारे में कह करके आप वार्निंग शब्द का यूज करके आईएनएलडी का पर्याय बना चुके हैं। यही दिक्कत है कि आज आईएनएलडी एक सीट पर सिमट गई है। एक सीट पर सिमटने का कारण यही है। अदरवाइज आप लोगों ने जितने अच्छे काम किए माननीय चौटाला साहब के समय में अगर हुए तो उसका आप क्रेडिट इसीलिए नहीं ले पा रहे कि आप ये वार्निंग जो शब्द यूज है, ये वार्निंग जो यूज है ना, इसी को हरियाणा प्रदेश की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही। आज एक सीट के ऊपर मात्र एक सीट पर सीमित करके दिया है। इस्तेमाल मत कीजिए सरपंचों के लिए। मैं इसी शब्द की बात कर रहा हूँ, रजत भाई। इस वार्निंग शब्द, ये जो आप वार्निंग शब्द यूज कर रहे हो, ये आईएनएलडी का पर्याय बन चुका है। और इसी वार्निंग शब्द को देखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। आपकी स्वीकृति खत्म हो गई है। मैं वार्निंग के ऊपर बात की, आपने वार्निंग शब्द का यूज किया। आप वार्न करते हैं आप हर व्यक्ति को थ्रेटन करते हैं, आप हर एक को धमकी देते हो, आप हर एक को वार्निंग देते हो। ये आपकी ये नहीं, आप बस हो गया ना।
आप कैसे आप इस प्रकार के वार्निंग बोल रहे हो? आपने वार्निंग वर्ड यूज ही क्यों किया? आपने वार्निंग वर्ड यूज क्यों किया? आपने इस वार्निंग शब्द पे इतना जोर दिया, इतना जोर अगर आपने अपने संगठन में दो तो हरियाणा प्रदेश की जनता आपको स्वीकार कर ले। थोड़ी बहुत आपकी जो है 1-2 सीटों पर हो सकता है आप आ भी जाए। आपके इस वार्निंग शब्द के कारण आपका संगठन रसातल में जा रहा है, 1 सीट पे सिमट गया और 2024 के चुनाव में वो 1 भी नहीं आएगी। आप कैसे कह सकते हो कि 1 भी नहीं आएगी, 1 भी नहीं आएगी रजत भाई, 1 भी नहीं आएगी। शांत हो जाओ, कूल रहना चाहिए, शांति से दूसरे की बात को सुनना चाहिए, गलत इंटरप्रेट नहीं करनी चाहिए। मनदीप जी, आप अपने समय में बोल चुके ये बोलिए इनको, आपको आपत्ति अपने समय में बोलिएगा। दे रहे हैं रजत जी ने ये वार्निंग कैसे दे रहे हैं? तो आप इन्होंने जब से अपना आंसर शुरू किया तब से आप साथ बोल रहे हैं, क्या तरीका है? वार्निंग आप साथ नहीं बोलेंगे, आप अपने समय में बोलेंगे। वार्निंग किस बात? मैं इस तरह से अलाउ नहीं करूंगी आपको। ये चर्चा का समय बर्बाद ना करें, ये चर्चा का टाइम बर्बाद ना करें। आप इन्हें कहिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये वो शब्द है जिसने एनर्जी को गर्त में डाल दिया। ये भ्रष्टाचारी वार्निंग शब्द का यूज करके इन्होंने इस तरह की हालत जो इनकी पैदा हुई, जो स्थिति इनके पास है, वो वार्निंग शब्द से हुई है। ये चाहते नहीं कि चर्चा हो, ये चाहते हैं डिबेट। चर्चा अच्छे से होगी, विधानसभा में भी होगी, यहाँ भी होगी। रजत भाई आप चर्चा नहीं कर रहे, आप वार्निंग दे रहे हैं। आप वार्निंग दे रहे हो, चर्चा तो नहीं कर रहे हो। बीच में बोलते रहेंगे, ये इनको सिखा के भेजा गया है कि बीच में बोलते रहो, कोई विपक्ष बात करे उसका सारा डिबेट को सवाल कर दो। आप तार्किक तरीके से बात कीजिए, वार्निंग करोगे खत्म नहीं हो, इस तरह की बात हो। चुप कर दो भाई, थोड़ी एटिकेट सीखो, डिबेट में कैसे बैठते हैं। दूसरे की भी सुन लो, आपको ध्यान से सुना है, दूसरे की भी सुन लो। मनदीप जी आप अभी सुनेंगे, आपको किसी भी बात से अगर आपत्ति है आप अपने टाइम पे बोलिएगा। नहीं, मैं बार बार बीच में बोलना आपको अलाउ नहीं करूंगी, बिल्कुल ये टाइम की बर्बादी है, क्योंकि विषय आज बहुत बड़ा है, कई मुद्दों को लेकर बात करनी है। आप बात पूरी कीजिए रजत जी। ज्योति जी, जानबूझ के इनका एजेंडा होता है कि बीच में चीखना चिल्लाना शुरू कर दो, डिबेट को किसी तरह डाइवर्ट करो, कोई पता की बात ना करे। इन्होंने 9 बड़े घोटाले किए, उसका जवाब तो आज तक ये दे नहीं पाए। ये चाहते हैं कि अपनी मनमर्जी से टेंडर दे, सारे अपनी मनमर्जी से होटल खोले, किससे बात कर 2 बजे 2:30 बजे खोले, इनकी मनमर्जी से टेंडर दिया जाए। आप क्यों चाहते हो भैया कि गांव में लोकल किसी को ना मिले? गुणवत्ता के ऊपर 3600 बातें, 3600 सवाल होते हैं। आप क्यों नहीं चाहते इसका मटीरियल लगे, लोकल जगह रोजगार मिले, लोकल ठेकेदार हो, जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी पे हो? आप क्यों सब कुछ अपने आप में देना चाहते हो? आपको समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है। हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है रजत भाई, और जिन घोटालों की आप बात कर रहे हो, घोटालों का उजागर सरकार के नेतृत्व में किया और घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे भेजा है। आपको समझाया है कि बीच में ना बोले, फिर भी आप अपनी आदत से मजबूर है। आप डिबेट कर लोगे, आपको लगता है आगे आप बोल पाओगे अपने समय में? आपको बोलने दूंगा मैं, आप देखिए अपने समय के इंतजार कीजिए। देखिए फर्टिलाइजर से आप जल्दी कंप्लीट करें अपनी बात। अभी इन्होंने बात करी कि केंद्र ने जो है वो बहुत अच्छा बजट दिया है और सरकार क्या आएगी ये कहते कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो ज्योति जी आप मुझे बात बताइए कि क्या कोई कसर छोड़ रखी है सरकार ने? महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि हरियाणा अव्वल स्थान पे है पिछले 2.5 साल से। उसके बाद आगे जो आने वाला समय है उसमें बहुत सी कंपनीज है, गूगल है, अमेजोन है, और जो नियोक्स कर रही है, जो नौकरियों से निकाल रही है। हरियाणा के अंदर जो पहले से लगे हुए उद्योग हैं वहां 75% वाला वैसा ही इनका फॉर्मूला लागू नहीं होता। नए रोजगार छोड़िए, वैसी जॉब जा रही है। युवाओं को नशे से रोकने के लिए क्या करेंगे? बेरोजगार युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। ओवरडोज से कितना हमारा यूथ है जिसकी ओवरडोज से मौत हो रही है। महिलाओं के खिलाफ, खास करके महिलाओं के खिलाफ जो एनसीआरटी में डेटा है, सबसे ज्यादा अपराध हुए, 13,500 से भी अधिक अपराध हुए हैं। उसके बाद शिक्षा प्रणाली का भट्टा बैठ गया, स्कूलों को मर्ज ये कर रहे हैं। उसके बाद किसान की आय दुगनी करनी थी इन्होंने, 27 रुपए प्रतिदिन इनकी आय, इनकी जो रिपोर्ट है वो बताती है। लेकिन इन्होंने क्या किया इस बारी? बहुत बढ़िया काम किया। किसान को ये सौगात देने जा रहे हैं, किसान को ये 2 पतियों का तो 10,70,000 करोड़ इन्होंने माफ कर दिया, 5 लाख करोड़ की कॉर्पोरेट को सब्सिडी दे दी। लेकिन किसान की फर्टिलाइजर की सब्सिडी इस बार इन्होंने घटाई है, उसके ताकि खाद के रेट महंगे हो। उसके बाद इन्होंने क्या किया? मनरेगा का 32.9% जो है वो बजट घटा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया?
नहीं, उसका बजट के ऊपर जो है सेंटर के बजट की बात कर रहे थे कि हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। किसान की कमर तोड़ के रख दी, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, सरकार को तो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी लगा बजट, लेकिन विपक्ष को लगता है कि बजट में कुछ था नहीं, केंद्र में भी और हरियाणा के बजट से भी, आगामी बजट से भी आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं कुछ। लगना और तथ्यों पे अलग बातें नहीं, तथ्य और आंकड़े तो सरकार के पास भी है ना रजत जी। सरकार भी तो आंकड़ों के साथ ही तारीफ कर रही है, सरकार के नेता भी आंकड़ों के साथ तारीफ कर रहे हैं। अभी नेहरा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है नेहरा जी, आपके पास आए, उससे पहले राजेंद्र जी को चर्चा में हम जोड़ लें। राजेंद्र जी, महंगाई बेरोजगारी के आंकड़े विपक्ष जो पेश करता है सरकार उनको नहीं मानती है, और इस बार तो क्राइम के भी एसपीआई के जो आंकड़े हैं उसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो मानकर चले कि बजट सत्र को लेकर हम ये अभी से मान सकते हैं कि पूरी तरह से हंगामेदार रहेगा इस बार फिर? विपक्ष ने तैयारी की है, वो करें कि हम 2 दर्जन करीब 24 जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव देंगे, लेकिन अब सरकार को देखना है कि वो किस तरह से चर्चा कराती है। अब तक का ये भी तय कर रहा है कि सरकार जो है कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अपने मनमाने तरीके से उनको कैंसिल करवा देती, नामंजूर कर देती है। सवाल ये है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, उन पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो फिर सत्र बुलाने का अर्थ क्या? सर तो यही है, सत्र की उपयोगिता यही है कि जनता की समस्या, प्रदेश की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो, गहराई से चर्चा हो और सबको पर्याप्त समय मिले बोलने का। तो अब ये देखना है कि ये जो 24 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से जा रहे हैं, उनमें सरकार कितनों पर चर्चा करवाती है। अगर सत्र उन्होंने काफी लंबा रख दिया है, दो पार्ट में कर दिया है सत्र को, तो इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी तो देखिए एक लगातार ऐसी प्रक्रिया है कि लगातार मौजूद रहती है वो समस्या। अब उसमें सरकार को लगातार ये उपाय करना चाहिए। जैसे भी केंद्र सरकार में गेहूं के भाव बढ़ रहे थे तो उन्होंने कोटा रिलीज कर दिया, तो सरकार के पास ये सब बंदोबस्त होना चाहिए ना। नहीं तो सरकार होने का अर्थ क्या? सरकार ये साबित करे ना कि मैं हूं। अगर सरकार ये साबित नहीं करती तो सवाल ये विपक्ष की तरफ से आरोप जाता कि अराजकता की स्थिति है। वो अराजकता कई तरह की हो सकती है, वो कानून व्यवस्था को लेकर भी हो सकती है, वो आर्थिक अराजकता भी हो सकती है। तो सरकार सब तरह से सक्षम है, उसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं, वो कहीं भी दखल कर सकती है, कहीं भी इंटरवेंशन कर सकती है। सरकार को महंगाई बेरोजगारी पर कंट्रोल करने के लगातार प्रगति उपाय करने ही चाहिए, और ये जो मुद्दे हैं जनता के, उन पर चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। नेहरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। साथ ही क्राइम को लेकर भी विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि क्राइम के मामले में तो हरियाणा अव्वल हो गया है, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले इनेलो के जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं मैं उनको बता दूं, जो उन्होंने किसानों की सब्सिडी का विषय उठाया था, तो भारत सरकार ने अपने इस बजट में 3,75,000 करोड़ रुपए किसानों को सब्सिडी के रूप में रखा है, जो भारत के इतिहास में अभी तक सर्वाधिक है। इससे ज्यादा कभी किसी ने दिया नहीं। पहली बात, आज किसान को सालाना 6,000 रुपए अगर कोई देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश भर के अंदर 11 करोड़ 20 लाख जो किसान हैं उनको हमने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट अब तक दिया है और आगे भी देने का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के 6,000 गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का विषय हो, चाहे हर घर मीठा जल पहुंचाने का विषय हो पानी की पाइपलाइन के माध्यम से, चाहे आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके ज्योति जी हमने उसको चिरायु योजना के माध्यम से अब 1,80,000 सालाना कमाने वाले को भी हम बीपीएल की श्रेणी में लेके आए हैं और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उसको देने की सुविधा हमने की है। सड़कों का जाल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बिछाया है। 62 महाविद्यालय हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले हैं, उसमें से 43 महाविद्यालय तो अकेले महिलाओं के हैं। कौशल रोजगार के ऊपर और कौशल विश्वविद्यालयों के ऊपर भारत सरकार, हरियाणा सरकार का विशेष रूप से फोकस है। हमारे पलवल के अंदर पृथला विधानसभा क्षेत्र में दूधोला गांव में 100 एकड़ जमीन पर 1,000 करोड़ रुपए की लागत से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनके तैयार हो चुका है। वहां से 10 से 20,000 बेरोजगार युवाओं को हर साल रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश लगभग हर क्षेत्र के अंदर पिछले कई वर्षों से नंबर 1 आ रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ तक रोजगार का विषय हमारे साथ नहीं रखा। मैडम मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर लूं पहले। आप कंप्लीट कीजिएगा, मैं आपसे तो सवाल कर रही हूं। कर लेता हूं मैडम। आप नंबर 1 कहते हैं तो विपक्ष ये कहता है कि नंबर 1 तो क्राइम में, बेरोजगारी में, महंगाई में ये नंबर 1, और ये नंबर 1 का नारा तो हुड्डा साहब की सरकार में भी दिया जाता था। देखिए मैडम, आपके सवालों का जवाब देता हूं। आपने बहुत समय दिया बाकी लोगों को, मुझे भी समय दीजिए।
जहां तक रोजगार का आपने विषय उठाया, 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 85,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया था। 2014 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी की और अभी वर्तमान टर्म में जेजेपी के साथ हमारी गठबंधन सरकार ने 1,01,000 सरकारी नौकरी हम लगा चुके हैं और 42,143 सरकारी नौकरी इस समय भर्ती प्रक्रिया चली हुई है। यानी मोटा मोटी 1.5 लाख सरकारी नौकरी हमने देने का काम किया है और आगामी समय में जल्दी ही 1 लाख और सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे और लगभग 20,000 के आसपास कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हम भर्ती करने का काम करेंगे। जहां तक आपने महंगाई का विषय उठाया, अगर दिसंबर में महंगाई के आंकड़े आप देखें तो 5.5% के हिसाब से महंगाई दर थी, जो आरबीआई की 6% की जो निर्धारित सीमा है उससे कम थी। जनवरी की 6% के आसपास की महंगाई दर है, जो आरबीआई की जो निर्धारित सीमा है उसके आसपास है। तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के अंदर होती थी तो 10% से ज्यादा महंगाई रहती थी। हमारी सरकार के अंदर वो उस आंकड़े के अंदर है जो आरबीआई ने निश्चित कर रखा है। दूसरा, आज हमारी सरकार में ई टेंडरिंग का जो विषय उठाया था ज्योति जी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं अपने सरपंच भाइयों से निवेदन करूंगा कि आज सरपंच भाइयों को ई टेंडरिंग का स्वागत करना चाहिए। उसके पीछे कारण है मैडम, पहले गांव के अंदर कोई भी गड़बड़ी होती थी या गांव का कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी का आरोप लगाता था सरपंच के ऊपर तो जांच सरपंच की होती थी, जेल में सरपंच जाता था और बर्खास्त भी सरपंच होता था। आज गांव के अंदर कोई गड़बड़ी का आरोप कोई ग्रामीण अगर लगाता है तो जांच अधिकारी की होगी, अधिकारी पे कार्रवाई होगी, अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा, नौकरी से जाएगा, सरपंच के ऊपर आंच तक भी नहीं आएगी, सरपंच पूरी तरह से बच जाएगा क्योंकि कोई आरोप उसके ऊपर नहीं लगा सकता। जबकि मुख्य कर्ता धर्ता सरपंच रहेगा, अपनी कलम से 100 लाख करोड़ रुपए तक, 1 लाख करोड़ रुपए से लेकर कितने भी वो अपने गांव के अंदर विकास करना चाहे, 100 करोड़ करे, 200 करोड़ करे, कितने भी विकास अगर करना चाहे, वो सरपंच के हाथ में कलम में ये पावर है कि वो सरकार से मंजूरी लेकर के, अधिकारियों से मंजूरी लेकर के अपने गांव के अंदर वो काम कर सकता है। कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है ना, जेजेपी नेता कह देते हैं हम सरपंचों के साथ हैं। देखिए, हम भी सरपंचों के साथ हैं, हरियाणा मांगों को लेकर के, हाँ हम इनकी मांगों के भी साथ हैं। क्या एक बात है सरपंचों के साथ होना, दूसरा उनकी मांगों के साथ होना। देखिए, सरपंच जो सरपंच हैं वो अधिकतर सरपंच काम में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग विरोध प्रदर्शन के मुद्र में हैं। अच्छा। आज मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी के शासनकाल के अंदर चाहे भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, गुंडागर्दी हो, इसको बढ़ावा देने का काम हुआ। हमारी सरकार के अंदर ईमानदारी और सुशासन से हमने काम किया है। आज सरपंच अपने काम में लगे हुए हैं। 1100 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अभी कुछ दिन पहले हरियाणा की पंचायतों को 1100 करोड़ रुपए जो दिया है, उससे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग अपने विकास के काम में लगे हुए हैं। केंद्रीय बजट के अंदर भी, मैडम सुनिए, केंद्रीय बजट के अंदर भी 2,38,000 करोड़ रुपए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने देने का काम किया है। 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को जैविक खेती से जोड़ने का काम किया है। 20 लाख करोड़ रुपए का, मैडम सुनिए, सभी विषयों पर तो बात कर ली आपने सारे विषय कवर कर लिए इस उत्तर में। मैडम कंप्लीट कर दूं मैडम, तो 10 सेकंड में देखिए मैडम, हमने भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड का, जो एक तरह से कम ब्याज का जो हमारा हम लोन देते हैं किसान को, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको नए नए काम करने के हम उत्साह देते हैं। 6,000 करोड़ रुपए का मत्स्य पालन के लिए, 2,200 करोड़ रुपए का हमने पशुपालन के लिए और अपने जैविक खेती के लिए उसमें प्रावधान करने का काम किया है। 8 साल के अंदर 1,500 रुपए वृद्धावस्था विकलांग सम्मान निधि और पेंशन बढ़ाने का हमने काम किया है। पूरा रिसर्च करके आए आंकड़ों के साथ, अच्छी बात की, लेकिन अभी टाइम लिमिटेड है हमारे पास, आगे बढ़ना होगा। गर्ग साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ज्योति जी, नेहरा जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। आज हरियाणा क्राइम के अंदर नंबर 1 पर, बेरोजगारी नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, उसमें नंबर 1 पर, महंगाई पर नंबर 1 के ऊपर। ये वो लोग हैं, कांग्रेस की बात करते हैं 2005 से लेकर 2014 तक हमने गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं लागू की। हमने 10 साल तक गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं दिया, 3 रुपए किलो चावल दिया, 20 रुपए किलो दाल देने की योजना लागू की। घर घर में गरीबों के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाई, टूटियां फ्री, पानी की टंकियां फ्री, यहां तक कि 3,82,000 गरीब परिवारों को मुफ्त ब्लाक दिए। इन्होंने सारे योजनाओं को बंद कर दिया, बंद करके गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। ये बात कर रहे हैं ई ट्रेडिंग की, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं मानता हूं बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं यही पूछना चाहता हूं मेरे साथी से,
2 साल से गांवों में पंचायत नहीं थी। 2 साल के अंदर गांव में कोई काम नहीं हुआ, ना सड़कें बनी, ना पाइप की लाइन बिछी, ना नाली की रिपेयर हुई, मतलब ना सफाई व्यवस्था हुई। सिर्फ 2 साल के अंदर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पर, ये हरियाणा न्यूज चैनल पूरा देश देखता है और प्रमुखता से ये अपनी बात रखते हैं आपका चैनल। मैं बताना चाहता हूं 2 साल के अंदर विकास के नाम के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के फर्जी बिल बनाकर इन्होंने घोटाला किया है। एक नया घोटाला इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर आज चंडीगढ़ के अंदर उसकी मीटिंग थी निकाय की, जिसमें मंत्री सारे कमिश्नर थे, 6 के 6 ये नगर निगम के कमिश्नर आए हुए थे, अपने मेयर आए हुए थे। 6 ने रिटर्न में लिखा दिया, खुला विरोध किया, जो हमने हाउस में पास करके दिया, इसकी पेमेंट मत करना, इसने गलत काम कर रखा है और सारा ये सिस्टम गलत है, सब आईडी गलत चढ़ा रखी है, इसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो आपने पेमेंट कैसी कर दी? 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर देने के बाद 57 करोड़ की पेमेंट कर दी। मगर आज उन्होंने बताया मुझे, जो मेयर थे, 57 करोड़ का किस्सा पुराना हो गया, उसके बावजूद और पेमेंट कर दी गई। एक बहुत बड़ा घोटाला है। सवेरा हेडलाइन सुनना आप, नेशनल पेजों पे हेडलाइन पाएगी, एक नया और घोटाला इस राज के अंदर हुआ। अरे ये घोटाले की जननी है। आप नू बताइए जनता के हित में क्या काम करेंगे? कांग्रेस पार्टी बीजेपी तो ये कहती है कि पिछली सरकारों में जिसमें ठीक है, आपके 10 साल का भी जिक्र होता कि उससे पिछली सरकारों का भी करप्शन था, भाई भतीजावाद था, क्षेत्रवाद था, हर तरह का भेदभाव था, उसे खत्म करके पूरी तरह से बिना भेदभाव के काम हो रहा है, करप्शन खत्म किया गया, जीरो टॉलरेंस के साथ काम हो रहा है। अगर वो संक्षेप में अगर आप कुछ कहें तो मैं टाइम दे पाऊंगी आपको। मैं छोटा सा जवाब दे देता हूँ मैडम। बड़ी बात करता हूँ डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं अब साथ साथ बोलेंगे, आप नहीं सुन पाते ना दर्शक। मैं छोटा सा जवाब दे दूं मैडम? बोलिए नहीं, सिर्फ 2 बातों का जवाब दे देता हूँ, सिर्फ 2 बातों का जवाब दे रहा हूँ। जी आप इकट्ठा जवाब देना, पहले मैं जवाब दे देता हूँ। पूछ लो पहला, इकट्ठा जवाब तो आप भी दे चुके हैं वजन साहब जी, आपकी बात पे ही कुछ कह रहे हैं। पूछिए गर साहब, मैं आपकी बात का जवाब आपकी बात पर ही नहीं कोई कमेंट करना, आप एक बार सुन लीजिए। गर साहब, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपको शायद कुछ जानकारी में आ जाएगी। गर साहब देखिए, गर साहब जोड़ लो, गर साहब सुन लीजिए, गर साहब सुन लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात है, आगे से नहीं बोलेंगे। देखिए गर साहब, एक तो मैं आपको बताऊं, अभी आपने बताया कि हमने 20 रुपए किलो दाल दी, ये दिया वो दिया। हमने तो गर साहब पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2 साल से मुफ्त में राशन दे रहे हैं हम तो, और अगले 1 साल तक फिर से राशन दे रहे हैं उनको। तो हमने तो गरीबों को मुफ्त में राशन दिया, पहली बात। आपको दूसरा प्रॉपर्टी आईडी से बड़ी परेशानी है। सुन लीजिए गर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, गरीब साहब मैं आपको बीच में नहीं बोला। मैडम देखिए, बीच में बोल रही है ज्योति जी, ऐसे बात बनती है क्या? आप सुन लीजिए गर साहब, बिना तैयारी के आप डिबेट में आ जाते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं। गर साहब चिल्ला चिल्ली मत करिए। गर साहब सुन लीजिए मेरी बात को, गर साहब सुन लीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। मैडम पानी मंगवा दीजिए इनके लिए, स्टूडियो में हो तो। अरे गर साहब बात तो सुन लीजिए मेरी। स्टूडियो में नहीं है बजरंग जी, बजरंग जी सुन लीजिए, क्या आवाज दबाइए। क्या परेशानी है? आपने अगर कोई आरोप लगाया, अगर उस पर कोई जवाब दे रही है बीजेपी, तो आपको क्या परेशानी है इस बात से? मैडम देखिए, जनता देख रही है कि किस तरह से चिल्ला चिल्ली डिबेट में ये लोग करते हैं। अरे मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब देना गर साहब। नहीं, आरोप लगाकर आगे बढ़ जाए, आप ये चाहते हैं, आप अपनी ही बात करेंगे तो नहीं चलेगा ना। गर साहब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मैंने मान लिया समय की बर्बादी, समय की बर्बादी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गर साहब मैंने मान लिया, बहुत अच्छा चिल्ला लेते हैं डिबेट में, मैंने मान लिया, बहुत अच्छा चिल्ला लेते हैं। क्या आपको म्यूट किया जाए? मैडम आप कैसे लोगों को डिबेट में बुलाते हैं? बजरंग जी, क्या आपको म्यूट किया जाए? सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप धैर्य से सुने, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं, आप बीच में मैडम देखिए, अरे फिर कोई मैडम देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने दूसरा ना प्रॉपर्टी आईडी का विषय उठाया। देखिए गर साहब तर्कों के साथ जवाब दीजिए, आप डिबेट में
गर्ग साहब कांग्रेस पार्टी के किसी मीटिंग में नहीं बैठे हैं, जब दिल्ली होती डिबेट में बैठे हैं आप ऐसे मत बोलिए, आप सबके साथ बात कीजिए। मैं आपकी प्रॉपर्टी आईडी वाले विषय का जवाब देता हूँ। गर्ग साहब मैं प्रॉपर्टी आईडी की जवाब देता हूँ आपको, सुन लीजिए मैडम। आप पूछिए अब क्या बोलूँ मैं मैडम, बताइए। बजरंग दास जी, आप गर्ग साहब सुन लीजिए, आप बड़े भाई हैं। बजरंग दास जी को म्यूट किया जाए, आप जल्दी अपनी बात गर्ग साहब बड़े भाई हैं, मैं सम्मान, गर्ग साहब आप बड़े भाई हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए। आपने प्रॉपर्टी आईडी का जो विषय उठाया गर्ग साहब, आपके समय के अंदर जो लोग कच्ची कॉलोनी काटते थे, अवैध कॉलोनी काटते थे, वो सारे प्रॉपर्टी डीलर कांग्रेस पार्टी के आज बेरोजगार हो गए, इसलिए आपको तो बहुत तकलीफ है। मैडम आज प्रॉपर्टी आईडी इसलिए हम लोग बना रहे हैं कि हर प्रॉपर्टी की अगर एक प्रॉपर आईडी रहेगी तो कोई भी अवैध कॉलोनी, अवैध प्लॉटिंग नहीं होगी। आज हमारी सरकार ने छोटे लोगों को प्लॉट देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक प्लॉटिंग की योजना चलाई है, जिसमें 5 से 25 एकड़ तक हरियाणा सरकार लाइसेंस देती है, परमिशन देती है। उसके अंदर सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, सड़क है, सुरक्षा है, हर तरह की सुविधा बिल्डर डेवलप करता है सरकार से लाइसेंस करके, और प्लॉट ओनर को प्लॉट देता है। इनके समय क्या होता था, अवैध कॉलोनी काट दी जाती थी, ना उसके अंदर सड़क होता था, ना सीवर, ना बिजली, ना पानी, और ये सारे कांग्रेसी जो डीलर थे सफेद कुर्ता पजामा पहन के प्लॉट बेचते थे और वहां से निकल जाते थे, बाद में जनता को परेशानी होती थी। इसलिए हमने प्रॉपर्टी आईडी बनाई है। आज प्रधानमंत्री, मैडम सुनिए, नहीं अभी आज प्रधानमंत्री 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, बस ओनली 10 सेकंड में मैडम, आज प्रधानमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से हमने उसको 20 लाख रुपए में 2 BHK और 3 BHK 25 लाख रुपए में देने का काम किया है। मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर लाखों की संख्या में फ्लैट बने हैं, कारपेट एरिया पे माल बिकता है पूरा का पूरा। गरीब आदमी को 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, उसमें कुछ कंडीशन है जो इसको फुलफिल करता है। तो गरीब आदमी को हमने फ्लैट भी दिया, प्लॉट भी दिया है। प्रॉपर्टी आईडी इसलिए बनाई है कि अवैध प्लॉटिंग ना हो। आपने सारी बातें कह दी है। मनदीप जी, ओपीएस का भी कांग्रेस पार्टी बार बार जिक्र करती है, और वो इसलिए चूंकि कांग्रेस शासित प्रदेशों में जहां जहां वादा किया गया था वहां पूरा करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इन्होंने बंद क्यों किया था मैम? कांग्रेस के प्रवक्ता से ये जरूर पूछ लेगा, बंद क्यों किया था आपने? ठीक है सर, केंद्र में अटल सरकार में हुआ, हरियाणा में हुडा सरकार में हुआ, इसमें कोई दोहराई नहीं। हुडा सरकार ने बंद क्यों किया? ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं था तो भी बंद किया गया था। अब हुडा साहब भी कहते हैं कि उन्हें बाद में ये लगा कि फैसला सही नहीं था, तो अब इसे लागू किया जाए। मेरा सवाल जेजेपी से इसलिए है नेहरा जी, क्योंकि जेजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था ओपीएस लागू करने का, लेकिन बीजेपी ने कोई वादा नहीं किया था। सीएम साहब ने हालांकि बहुत कैजुअली ये कहा पिछले दिनों एक व्हाट्सएप का मैसेज का जिक्र करते हुए कि किसी अधिकारी ने मैसेज किया कि अगर इसे लागू कर दिया गया तो आने वाले दिनों में देश में या प्रदेश में दिवालिया होने की स्थिति होगी। यानी बीजेपी तो ओपीएस लागू कर। पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि पुरानी पेंशन योजना देश के लिए घातक है। आरबीआई की सारे सर्वे, सारे विशेषज्ञ कहते हैं। तो नेहरा साहब, पार्टी जो राजस्थान से लेकर के तमाम राज्यों के अंदर, मेरा सवाल आप नहीं समझे नेहरा जी, मेरा बीजेपी से तो सवाल है ही नहीं, मेरा जेजेपी से इसलिए सवाल है क्योंकि जेजेपी का चुनावी वादा ही। बोलिए बिश्नोई जी। और जेजेपी, साथ ही में एक बात और भी ऐड कर दूं, जेजेपी ये कहती है कि चुनाव में जाने से पहले या तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सारे वादे पूरे होंगे, और ये वादा तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी नहीं आता। देखिए, जब गठबंधन की सरकार हो उसके अंदर बहुत कुछ आपस में बैठ करके समझौते के तहत विचार विमर्श करके दोनों दलों की जो आपसी सहमति होती है उन पर विचार विमर्श होता है, वो बैठक में रखे भी जाते हैं। जहां तक ओपीएस का बात है और एनपीएस का बात है, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने पिछले दिनों एक बात कही थी कि एनपीएस में थोड़ा बहुत सुधार करके उसकी पूर्ति की जा सकती है। ओपीएस किस प्रकार से हुड्डा साहब आज आवाज उठा रहे हैं, आज वो कह रहे हैं मेरी गलती हो गई। उनको ओपीएस से पहले गलती उन किसानों से मांगनी चाहिए, माफी उन किसानों से मांगनी चाहिए जिन किसानों की जमीन उन्होंने कोड़ियों के भाव हड़प करके अपने साथी बिल्डरों को दे दी, अपने राष्ट्रीय जो कांग्रेस के जमाई राजा है उनको तस्त्री में सजा करके दे दी, उनसे माफी मांगनी चाहिए। ओपीएस के ऊपर माफी मांगना, ओपीएस का तो एनपीएस गवर्नमेंट दे रही है, और जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें थोड़ा बहुत अगर बदलाव कर दिया जाए तो वो ओपीएस के आसपास जरूर पहुंच जाती है। हर कर्मचारी को उसका हक मिलना चाहिए और मिलेगा, और सरकार देगी। कर दिया जाए तो क्या होता है बिश्नोई जी? आप लोग सरकार में हैं, आप लोगों का वादा था, अब तो 1 साल बाद अभी ये भी अपने आप में इलेक्शन मोड में है सभी पार्टियां, अगर बचा है क्या? अभी दुष्यंत जी की स्टेटमेंट शायद आपने देखी होगी, ज्योति दुष्यंत जी की स्टेटमेंट आपने देखी होगी। उन्होंने ये कहा कि सरकार के अंदर बैठ करके सरकार को इस पर विचार किया जाएगा और करके उन लोगों को
जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं उनको संतुष्ट हो रहे हैं, उनको संतुष्ट किया जाएगा। तो ओपीएस की दिशा में काम होगा, आप ये कह रहे हैं? ओपीएस से एनपीएस में बदलाव किया जाएगा। अच्छा, एनपीएस में बदलाव, वादा क्या किया गया था? एनपीएस में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए एनपीएस में बदलाव करने का वादा था बिश्नोई जी, वादा क्या किया गया था? एनपीएस में बदलाव कर देंगे, जो गैप है उसे कवर कर दिया जाएगा, ये वादा किया था क्या? देखिए ज्योति सरकार 46 विधायकों से बनती है। अच्छा, 10 विधायक जेजेपी के हैं, वो चुन करके आए और वो आज सरकार में गठबंधन में है। तो गठबंधन में जितने वायदे पूरे किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। ठीक है, जो काम हो जाएगा, गठबंधन की सरकार है, दोनों दल बैठ करके आपसी सहमति से कोई न किसी बात पर विचार करते हैं। जो काम हो जाएगा वो क्रेडिट जेजेपी को और ठीकरा आप लोग बीजेपी पर फोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों के तो 10 विधायक हैं, है ना? नहीं, किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा। किसी ज्योति इस प्रकार की बातचीत करके आपको इस तरह की बात ना करें, इस तरह टकराव की बात नहीं है। गठबंधन के अंदर हाथ मिलाकर के सरकार चल रही है। गठबंधन के अंदर दोनों दलों की सहमति, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों की सहमति से कैबिनेट में विचार किया जाता है। हर चीज पर बड़े सकारात्मक तरीके से विचार किया जाता है और गठबंधन की सरकार में बहुत कुछ चीजें देखी जाती है। पेंशन करने की बात होती है तब भी आप लोग कहते हैं कि हमारे तो 10 विधायक हैं। आपने ठीकरा फोड़ने की बात कही, यहाँ ठीकरा फोड़ने वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ कोई किसी पर ठीकरा फोड़ा, दोनों दल संगठन जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं बड़े सकारात्मक तरीके से चला रहे हैं। लेकर जो लोग उम्मीद कर रहे हैं तो आप लोग कह देते हैं 10 विधायक हैं हमारे। तो फिर दूसरी जो मुख्य पार्टी है, निश्चित तौर पर जो 5100 की पेंशन है उसके ऊपर हम बिल्कुल सकारात्मक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का वो हिस्सा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार के अंदर वो 5100 की पेंशन होगी। अच्छा रजत जी, ओपीएस भी एक देखिए मुद्दा तो रहेगा, हालांकि हुड्डा सरकार में ही बंद की गई हरियाणा में, तो कम से कम तो कांग्रेस पर भी बार बार सवाल उठते हैं, हुड्डा साहब पर भी बार बार सवाल उठते हैं। देखिए ज्योति जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा जिस तरीके से आपने बेनकाब करने का काम किया है या जजपा के प्रवक्ता को, किस तरह उनके जो जैसे उन्होंने कहते हैं ना एक राजनीतिक बयानबाजी करके हरियाणा की जनता को पहले 5100 में गुमराह करने का काम किया था और फिर ओपीएस में भी अब ये आज देखिए कैसे पलटे, कहते हैं कि हम एनपीएस में बदलाव करें। ओपीएस को देने से ही इन्होंने नकार दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा जब हमारी सरकार थी 5 वर्ष तक 4 लाख पक्के कर्मचारी, और क्या हरियाणा का कर्ज में चढ़ गया? क्या हरियाणा दिवालिया हो गया? हरियाणा दिवालिया होगा बेलगाम कर्ज पे जो ये सरकार लेती जा रही। हमने सब कुछ होते हुए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू होते हुए भी हरियाणा के बजट को इतनी बाखूबी तरीके से, ये गाड़ी जनता की खून पसीने की कमाई को गाड़ी जनता की खून पसीने की कमाई ही समझा। हम नहीं चाहते थे कि हरियाणा की जनता पे अतिरिक्त बोझ पड़े, इसलिए खाली खजाने को भर के गए थे। लेकिन ये खाली खजाना जैसे ही इन चोर लुटेरों के हाथों में आया, जी हमें कहते हैं अरे भैया जनता देख रही है। चोर और लुटेरा वो होता है जिसको आप चोर लुटेरा कह रहे हो ना, वो जो खजाने की चाबी अगर उसके हाथ में आएगी ना तो उसको भरेगा। आप लोगों की बात तो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, आप लोगों के बाद हमारे बाद कांग्रेस ने भी कर्ज चढ़ाया और उसके बाद भाजपा वालों ने कर्ज चढ़ाया। अच्छा। और भाजपा वाले ज्योति जी यहाँ किस तरीके से झूठ बोलते हैं देखिए। इन्होंने कहा फर्टिलाइजर की सब्सिडी 50,000 करोड़ कम की है इन्होंने और 1 लाख करोड़ से ऊपर एफसीआई की सब्सिडी घटाई। उसके बाद ज्योति जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 12% कम किया, पीएम किसान को 13% कम किया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 31 से 32% कम किया। जो टीपीएस, टीएसएस और एमआईएस की प्राइस सपोर्ट वाली वो तो उन्होंने खत्म ही कर दी। और जो बजट था पीएम आशा योजना का जो कि एमएसपी के लिए बनाया गया था, उसको तो भी इनको ने खत्म करने का काम किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था 1 लाख करोड़ का, वो खत्म कर दिया। भावांतर भरपाई योजना थी 1100 करोड़, पिछली बार कम कर दिया था, इस बार भी कम कर दिया। अरे ज्योति जी आप मुझे एक बात बताइए, जब आंकड़े इनके सेंटर की सरकार ये खुद कम कर रही है और किस तरीके से झूठ बोलते हैं। मनरेगा का बजट कर दिया 33% कम, उसके बाद कैसे यहाँ पे आके किसानों के लिए हमने ये कर दिया। किसानों के ऊपर आपने तब कमर तोड़ी और आम जनता की जब आपने रोज बनने वाली रोटी के ऊपर, जब आपने आटे के ऊपर, जब आपने दही, दूध, पनीर, शहद के ऊपर जीएसटी लगाने का काम किया। आपने आम जनता की कमर तब तोड़ी जब आपने सिलेंडर को 1200 रुपए तक पहुंचाया, जब आपने तेल को 100 रुपए तक पहुंचाया।
आपने किसान की कमर तोड़ के रखी, आपने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ के रखी, लेकिन आप किस बेशर्मी से यहाँ बोलते हैं कि और लोग ऐसे। अरे ठीकरा फोड़ना, कम से कम अपने ऊपर जिम्मेवारी लो। ये 3.25 लाख करोड़ ना, आपको जवाब देना इसका। ये 3.25 लाख करोड़ गया कहाँ? पहले भी यही हरियाणा था, यही सड़कें थी, सारे हरियाणा की सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारे हरियाणा के ग्रामीण अंचल की सड़कें टूटी पड़ी हैं। आपने पानी की बात करी, पिछला विधानसभा सत्र ज्योति जी आप तो एंकर है, सारे विधायकों ने, बल्कि जजपा की विधायिका ने भी कम से कम नहीं तो 90 में से 60 विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी, गंदे पानी की समस्या और टूटी सड़कों की समस्या विधानसभा के टाइम कम है रजत जी, और उसमें जजपा की विधायिका ने मैं जादून जी से भी आखिरी उत्तर में इन्होंने कहा इनेलो के राज में, अगर टाइम बचता है तो आपके पास। इन्होंने कहा इनेलो के, देखिए 10 सेकंड, इन्होंने कहा इनेलो के राज में, भैया इनेलो के राज में अजय सिंह चौटाला जी प्रधान महासचिव थे। अगर आप कुछ भी टंच उठाते हो तो सीधा आप इनेलो का राज, यानी जो आज आपके सत्ता में सहयोगी है, आप उनके ऊपर सवाल उठाते हो। जादून साहब, अजय सिंह चौटाला जी 2013 में आए। आप समय नहीं, आप मेरी भी मजबूरी समझे। राजेंद्र जी, चूंकि देखिए चुनाव में तो हरियाणा को भी जाना है और लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही लगभग साथ ही हरियाणा के चुनाव भी चलते हैं, तो क्या हम मानकर चलें कि इस बजट में चुनावी बजट की झलक दिख सकती है, जो कि केंद्र के बजट को लेकर विपक्ष कहता है? नहीं, अब देखिए ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो कहते रहे कि फ्री वीज ठीक नहीं है, कोई जो मुफ्त की जो सेवाएं और जो योजनाएं हैं वो तो हमें लागू नहीं करनी, और पेंशन स्कीम को लेकर भी वो कहते रहे कि एक इकोनॉमिस्ट ने कोई मैसेज भेज दिया कि ये देश बर्बाद हो जाएगा इस ओपीएस से, ओल्ड पेंशन स्कीम से। तो देखना है कि वो किस तरह से इस चुनाव को फेस करने के लिए और मतदाता को संतुष्ट करने के लिए, और तमाम समस्याएं जो खड़ी हुई है प्रदेश के सामने, सब कुछ काम करते हुए भी समस्याएं तो मौजूद है ना। सड़क की समस्या है, पानी की भी समस्या है, और अस्पतालों की भी समस्या है, स्कूलों की भी समस्या है, सब समस्याएं अपनी जगह। और ओपीएस की डिमांड भी बहुत जोर पकड़ रही है, तो उनकी तरफ से ये आ रहा है कि फॉर्मूला के नई स्कीम में ही कुछ संशोधन करके, तो हो सकता है कर्मचारी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए वो एनपीएस में, नई पेंशन स्कीम में कोई संशोधन का फॉर्मूला ले आए, और कुछ ऐसी योजनाएं ला सकते हैं कि जो रोजगार से जुड़ी हुई है। बाकी तो जो क्राइम को लेकर है वो तो सरकार को लगातार काम करना है। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार को लेकर तो कहा गया है कि युवाओं को रोजगार मिले, इस पर भी फोकस खास तौर पर रहेगा। आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की हरियाणा के आगामी बजट सत्र को लेकर। तो किन किन मुद्दों की बात होगी, किस तरह से जनता की आवाज उठाने का प्रयास होगा, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।